डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में जिस खनिज लवण की बात करने जा रही हूँ वह है लौह तत्व, लोहा या आयरन। लौह तत्व हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट या मुख्य खनिज लवण होता है। हमारे शरीर में लोहा अत्यंत अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है। अल्प मात्रा में होते हुए भी इसका महत्व अधिक होता है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है। एक 70 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के शरीर में करीब 4 से 5 ग्राम लोहा मौजूद रहता है। कुल लोहे का 70% जो भाग होता है वह रक्त में हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। रिमेनिंग 25% जो है वह यकृत, अस्थि मज्जा एवं गुर्दे में पाया जाता है। वह 4% भाग मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होता है। शेष भाग जो कि 1% है वह प्लाज्मा एवं ऑक्सीकारक एंजाइम के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित होता है। लोहा शरीर में प्रोटीन के साथ मिलकर रहता है। यह स्वतंत्र अकार्बनिक लवण के रूप में अति अल्प मात्रा में शरीर में विद्यमान रहता है। कुछ लौह यौगिक जो कि हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं वह इस प्रकार से हैं, जैसे कि लौह पोरफायरिन यौगिक। यह हिम रूप में उपस्थित होता है, जैसे हीमोग्लोबिन रक्त में और मायोग्लोबिन मांसपेशियों में। लौह एंजाइम जैसे कि पैराऑक्सीडेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम, माइक्रोजोमल एंजाइम, साइटोक्रोम आदि। फ्लेविन एंजाइम्स, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, जैंथीन ऑक्सीडेज इसके उदाहरण हैं। ट्रांसफेरिन एवं हीमोसिड्रिन या साइड्रिन। ट्रांसफेरिन प्रोटीन एवं लोहे का यौगिक होता है। हीमोसाइड्रिन फेरिक हाइड्रोक्साइड या अनाइट्रोजनित यौगिक का मिश्रण होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि लोहे का हमारे शरीर में क्या कार्य है या फंक्शंस ऑफ आयरन इन आवर बॉडी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है शरीर में लोहे का वह है हीमोग्लोबिन के निर्माण में। लोहा जो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में एक अत्यंत आवश्यक खनिज लवण होता है। यह जो हीमोग्लोबिन है ये इसके अंदर हिम नामक लोहा पाया जाता है और ग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। यानी लोहा और प्रोटीन दो चीजों की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन को बनने के लिए। लोहे के अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, फलतः व्यक्ति रक्त अल्पता रोग से पीड़ित हो जाता है। हिम प्लस ग्लोबिन इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन। इसको शॉर्ट में कैपिटल H स्मॉल b के द्वारा भी लिखा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन जो है करीब 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होना चाहिए। महिलाओं में जनरली ये 12 ग्राम माना जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान करना है। यानी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन से भी जुड़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी जुड़ जाता है और इन गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन फेफड़े के ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि एक शुद्ध रक्त होता है। अर्थात जब हम श्वसन क्रिया द्वारा सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स या फेफड़े में ऑक्सीजन आती है और यह जो ऑक्सीजन होती है जो लंग्स के अंदर ब्लड उपस्थित होता है उसके साथ जुड़ जाती है। जब यह ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन उपस्थित है उसके साथ जुड़ती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
जो कि एक शुद्ध रक्त होता है। धमनियों के द्वारा इस शुद्ध रक्त का परिसंचरण किया जाता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि व्यक्ति के लंग्स में जो है सबसे पहले ऑक्सीजन आएगी। यह ऑक्सीजन जो है जब लंग्स में पहुंची है तो वहां पर जो आपकी धमनियों में ब्लड प्रेजेंट है उसके अंदर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, और जब उसके साथ जुड़ गई तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन या शुद्ध रक्त का है। ये अब हमारे हार्ट में आता है और हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर, यानी लंग से हृदय में, हृदय द्वारा इसको सारे शरीर की कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब हीमोग्लोबिन जो है जो कोशिकाओं में पहुंचा है वहां पर ऑक्सीजन जो है इससे अलग हो जाता है और इस ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक क्रियाओं के लिए यानी ऊर्जा उत्पादक जो क्रियाएं होती है उसके लिए काम में ले लिया जाता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है जिससे कि अब ऑक्सीजन निकल चुकी है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीकारक क्रियाओं में काम में ले ली गई है जिसके कारण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो यह हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है ये गैस और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और यह एक अशुद्ध रक्त होता है, यानी हीमोग्लोबिन प्लस CO2 इज इक्वल टू HbCO2, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रक्त जो कि अशुद्ध रक्त है, जो कि शिराओं द्वारा परिसंचरित किया जाता है। यानी कि हमारे शरीर के कई सारे ऑर्गन्स जो हैं इसके लिए कार्य कर रहे हैं शुद्ध रक्त कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए और अशुद्ध रक्त को जो है वापस से लंग्स तक पहुंचाने के लिए। और इसके लिए सबसे पहले जो हमने श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को लिया है, यह हीमोग्लोबिन से जुड़ा शुद्ध रक्त हमारे हार्ट में आया और कोशिकाओं तक पहुंचा। कोशिकाओं में इस ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक क्रियाओं में काम में लिया जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हुई, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ और यह ऑक्सीकारक क्रियाएं हमारे शरीर की कोशिकाओं में होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी तो यह हीमोग्लोबिन से जुड़ गई और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया जिसे कि अशुद्ध रक्त कहा। अब यह अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हमारे हार्ट तक वापस से पहुंचाया जाता है और फिर हार्ट के द्वारा लंग्स में आता है जहां पर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि श्वसन जब आप छोड़ते हैं या आपका जो श्वसन के द्वारा आप गैस को बाहर निकाल रहे हैं उस समय पर ये CO2 बाहर निकल जाएगी और वापस से जब आप श्वसन को अंदर लेते हैं तो O2 आएगी और यह क्रिया जो है हमारे शरीर में जब तक हम जीवित हैं निरंतर इसी प्रकार से चलती रहती है। नेक्स्ट या दूसरा फंक्शन है पेशियों के संकुचन में। पेशियों में जो लोहा होता है वह मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। जिस तरीके से ब्लड में यह लोहा हीमोग्लोबिन रूप में पाया जाता है वैसे मांसपेशियों में यह मायोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होता है। इसमें जो मायो वर्ड है वह हिम की तरह से ही एक लोहा है और ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी लोहा प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू मायोग्लोबिन बनाता है। मायोग्लोबिन जो होता है वह मांसपेशियों की ऑक्सीकरण एवं अवकरण क्रियाओं में भाग लेता है तथा ऑक्सीजन को कुछ समय तक पेशियों में संग्रहित करके रखता है। ऑक्सीजन युक्त मायोग्लोबिन पेशियों के संकुचन क्रिया के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे ही आप मांसपेशियों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब यह मायोग्लोबिन जो है हमारी मांसपेशियों को ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होगी जिससे ऊर्जा बनेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यह हमारी जो पेशियां हैं इस ऊर्जा को कार्य करने के लिए यूज कर लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस से मायोग्लोबिन से जुड़ेगी और फिर जो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारी श्वसन के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी। यानी जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं तो मसल्स के द्वारा जो है ऑक्सीजन को काम में लिया जाता है
और ऊर्जा दी जाती है। आप अगर अधिक दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उस समय पर आपको ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता हो जाती है, इसीलिए आप हांफने लगते हैं या जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, जिससे कि मांसपेशियों को जो ऊर्जा की आवश्यकता है वह ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा पूर्ण कर पाए। नेक्स्ट है एंजाइम्स के निर्माण में। श्वसन क्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम साइटोक्रोम्स का निर्माण लोहे से ही होता है। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण क्रिया में भाग लेने वाले कैटेलेज तथा पेराऑक्सीडेज का निर्माण भी लोहे से ही होता है। नेक्स्ट और फोर्थ फंक्शन है मेटाफ्लेवोप्रोटीन्स के निर्माण में। ये एंजाइम कई महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि सक्सिनिक अम्ल और जैंथीन। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसफेरिन के निर्माण में। लोहा ट्रांसफेरिन के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, साथ में सिड्रोफिलीन के निर्माण के लिए भी यह आवश्यक होता है। ट्रांसफेरिन जो है वह ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में। लोहा प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो होती है या एंटीबॉडीज जो होते हैं वह शरीर में सुरक्षात्मक कवच की तरह से कार्य करते हैं तथा शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी डाइट में आयरन, प्रोटीन, अन्य खनिज लवण की प्रॉपर मात्रा होना बहुत ही जरूरी होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राप्ति के साधनों पे। प्राप्ति के साधनों को जब हम देखते हैं तो जो नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं उसके अंदर यह यकृत, मांस, मछली, अंडे की झर्री में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूं कहें कि यह लोहे के उत्कृष्ट साधन होते हैं। इन पदार्थों में जो लोहा पाया जाता है उसका अवशोषण जो है वो बहुत ही सुगमता से हो जाता है, क्योंकि इन चीजों के अंदर जो लोहा है हिम रूप में पाया जाता है और हिम फॉर्म जो होती है उसका करीब 70 to 80% भाग हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है। अर्थात लोहे का अवशोषण जो है जो कि नॉनवेज चीजों में पाया जाता है वह सुगमता पूर्वक हो जाता है। जब हम वेजिटेरियन चीजों को देखते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, बाजरा, रागी, गुड़, तिल, बथुआ, पुदीना आदि में यह अच्छी मात्रा में या यह लोहे प्राप्ति के उत्तम साधन होते हैं, परंतु इसके अंदर जो लोहा है या आयरन है वह नॉन हिम रूप में पाया जाता है और इसकी जो अवशोषण की दर होती है वह बहुत कम होती है, जो कि करीब 7 से 20% और एवरेज देखें तो 10% ही होती है। इसी कारण से वेजिटेरियन लोगों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी या रक्त अल्पता रोग जो है वह ज्यादा देखने में आता है एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन पीपल। इंडिया के अंदर जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, एनीमिया जो होता है या रक्त अल्पता रोग बहुत अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों की डाइट इस तरीके की है कि आयरन जो है वह कम मात्रा में मिल पाता है। इन स्रोतों के अलावा भी जो आयरन है वह पोहा में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जब चावल से पोहा बनता है तो उस प्रोसेसिंग के समय पर वह उसमें ऐड हो जाता है। या हम जब कभी लोहे के बर्तन में खाना पकाते हैं तो वह भी लोह प्राप्ति का हमारा एक तरीका हो जाता है। तिल में भी जो काला तिल है या नाइजर सीड्स जिन्हें कहा जाता है वह हमारे लोह प्राप्ति का एक साधन होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में लोहा उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है बच्चों उसमें हम देखेंगे कि लोहा के जो साधन है उसके अवशोषण में कौन सी चीजें बाधक होती है और कौन सी चीजें हेल्पफुल होती है या अवशोषण को बढ़ाती है। साथ में लोहे की कमी जो है उसके कारण से कौन से रोग हो जाते हैं और उसकी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता होती है। आज की वीडियो में
हमने जो है इसके कार्यों को और प्राप्ति के साधनों को देखा है। इसके साथ ही आज का हमारा ये जो लेक्चर है वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।